चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स है वो शुरू करते हैं। और आज हमने कोशिश की है कि मैं इसमें कुछ और नए फीचर्स को जोड़ूं। जो हमारा कार्यक्रम है इसमें करंट अफेयर्स में मैं सारे डायमेंशंस को चाहता हूं कवर अप करना, ताकि जो स्टूडेंट यूपीएससी का प्री दे रहे हों या बीपीएससी का प्री और मेंस दे, तो उनके लिए काफ़ी उपयोग की चीज़ें जो है यहीं इसको मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने जो कोशिश की है उस कोशिश के तहत द हिंदू के आर्टिकल से कुछ चीज़ों को निकाला है, और साथ ही साथ जो है जब द ट्रिब्यून और अदर्स पेपर से भी कई सारी चीज़ों को ली है। तो चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको करंट अफेयर्स का यही सेक्शन देखना है वो इस सेक्शंस को देख लें, और बाकी जिनको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बाकी काम करने लगे तो फिर उसको जहां आपको वीडियो लगे वहीं क्विट कर लें। तो देखते हैं। सबसे पहले तो नीति आयोग ने पोषण की जानकारी पर आधारित किस डिजिटल कोर्स की शुरुआत की है। तो ये जो डिजिटल कोर्स है उसका नाम है पोषण ज्ञान। इसका नाम है पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान के नाम से उन्होंने डिजिटल कोर्स की शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। आयातकों व निर्यातकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इस जो इसका ऐप है इसका नाम है DGFT व्यापार ऐप। DGFT व्यापार ऐप इसका लॉन्च किया है आयातकों व निर्यातकों की सुविधा के लिए। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अग्निशमन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रिसर्च पेपर के अनुसार ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में, जिससे हमारे देश को काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है। और भी बता दूं मैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस समय डेथ हुआ उस समय उनकी निजी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी। उनकी एक किताबें हैं, उनकी एक बुक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, उसको एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। फॉरेन यूएसए के कई यूनिवर्सिटीज़ में उनको वेटिंग फॉर ए वीज़ा को एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। उनकी जो है वो चर्चा जो है एक लेक्चर में तो की नहीं जा सकती, तो उनके बारे में हम सेपरेट लेक्चर बाद में कहीं मौका मिला तो करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ टीके लगाने वाला पहला राज्य है। तो 1 करोड़ टीके लगाने वाला जो पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा केसेस जो बढ़े हैं वो महाराष्ट्र में ही बढ़े हैं, और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया है अपने यहाँ। तो ये भी खबर है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है। तो RCEP रीजनल करके वो है, और पूरा जिसमें कि भारत उसमें शामिल नहीं है। RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है, तो इसको हम लोग देखें तो इसको अभी लेटेस्ट में किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने इसको जो है रीजनल वाले पे साइन किया है। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में होम्योपैथी से जुड़ा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये है HCCR पोर्टल, ठीक है ना। HCCR पोर्टल। भाई फुल फॉर्म क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती है इसके पीछे फिर कभी बाद में पढ़ेंगे। जिसको काम में हो, जिसको काम का दिखे वो अपना गूगल कर लेना भाई, काहे कि इसको एक एक चीज़ों को बताने बैठेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काम का नहीं रह जाएगा। फिर ये जो है ये प्रधानमंत्री की सलाहकार रही हैं पहले, इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल की सदस्य रही हैं। तो इनका जो एडिटोरियल है इन्होंने जो लिखा है ये काफ़ी काम का है। तो भाई इसको पढ़ लेना एक तरीके से। कभी भी इन फ्यूचर में इसके कुछ डेटा हैं जो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी देखने को मिलेंगे, इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपके काफ़ी काम आएंगे वो। इनका आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो कभी इच्छा लगे तो इनको रोक करके पढ़ लेना। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो ये है कि अमेरिका की जो 7th फ्लीट थी, यूएसए की जो 7th फ्लीट थी, वो उसने क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, है ना। 7th फ्लीट अमेरिका की जो 7th फ्लीट थी
उसने क्या किया है, जो भारत के जो समुद्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन है EEZ है, उसके भीतर में उसने क्या है घुसपैठ कर ली है। ठीक है ना, घुसपैठ कर ली क्या है, जो उधर से उसको गुजार दिया था। तो मिलिट्री शिप के लिए वो नहीं था। ऐसे फ्लीट में बता दूं, फ्लीट में क्या होता है, दरअसल एक देश के सभी जहाज़ जो एक ही जहाज़ के अंडर में वर्क करते हैं, है ना, एक तो मास्टर जहाज़ होगा और उसके साथ साथ जितने बाकी जो जहाज़ होते हैं जो कॉमन पर्पस के लिए होते हैं, तो उसको फ्लीट बोल दिया जाता है। ठीक है ना। जनरली नेवी में जो है कई सारे जहाज़ों का समूह होता है, लड़ाकू जहाज़ों का, तो वो जो गुजरते हैं उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत अपना इकोनॉमिक जोन्स जो है वो कितने कोस्टल एरिया को कितने समुद्र के क्षेत्र को अपना क्लेम करता है। ठीक है ना। जापान में 7th फ्लीट है और 7th फ्लीट जब पास कर रही थी तो उसने क्या है, जो भारत के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको वायलेट किया, यानी उसके अंदर से वो फ्लीट को ले गए। ठीक है ना। तो अभी ये काफ़ी हंगामा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल अमेरिका हर साल ऐसा करता है और वो चाइना के साथ भी करता है, चाइना के साथ उन्होंने कई बार किया है। तो ये चीज़ें हैं वो चलती रहती है। तो अगर पॉलिटिक्स अगर ना की जाए तो ये उनका रूटीन है और भारत या और कोई देश इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। अमेरिका सुपर पावर है और उसको छेड़ना समझदारी भी नहीं है। चलिए आज का नॉलेज हम लोग और आगे ले लेते हैं। दास प्रथा खत्म करने वाले राष्ट्रपति लिंकन। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 14 अप्रैल 1865 को फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे इसी साल 4 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। वर्ष 1861 में वे पहली बार देश के 16वें राष्ट्रपति बने थे। दास प्रथा खत्म करने का श्रेय लिंकन को ही जाता है। आगे देखें तो साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का निधन 14 अप्रैल 1963 को हुआ था। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लेखन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस विद्या में उनकी प्रमुख रचनाएं मेरी यूरोप यात्रा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, गंगा से वोल्गा, मेरी लद्दाख यात्रा है। 1958 में उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो चलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, तो आज हम लोग जो है ना उनके जयंती विशेष में हम उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो डॉक्टर सुधांशु कुमार झा ने लिखा है। ये अध्यक्ष हैं इतिहास एवं पुरातत्व विभाग दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ये इन्होंने क्या लिखा है। तो संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमजी रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त की। अम्बेडकर बंगाल से निर्वाचित होकर पहली बार संविधान सभा के सदस्य बने। वे मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और संघीय संविधान समिति के सदस्य बनाए गए, लेकिन इसी बीच बंगाल का विभाजन हो जाने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अम्बेडकर की योग्यता और समर्पण के चलते संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के प्रधानमंत्री बीजी खेर से अम्बेडकर के पुनर्निर्वाचन के लिए आग्रह किया। अम्बेडकर जुलाई 1947 में बम्बई से संविधान सभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए। 30 अगस्त 1947 को उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अक्टूबर 1947 में उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सलाहकार BR राव द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान के प्रारूप की समीक्षा शुरू की। 21 फरवरी 1948 को समिति ने संविधान सभा को प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में 3 बार वाचन किया गया और इस दौरान प्रत्येक उपबंध पर बहस की गई। अम्बेडकर ने सभी उपबंधों पर अपना पक्ष रखा और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करवाने में सफलता प्राप्त की। देखिए इन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता था संविधान के अलावा भी। दरअसल कई लोग ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो इमेंसिपेटर हैं, यानी मुक्तिदाता हैं दलितों के, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम किया। खास करके आप जब हिंदू विवाह अधिनियम वगैरह को देखेंगे और बाद में उन्होंने जो चीज़ों को जिस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया और जिस तरह से वो लड़े, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी जो लोअर कास्ट के, लोअर जो सोसाइटी के लोग थे, लोअर कास्ट नहीं,
सोसाइटी में जिनको लोअर स्टेटस मिला हुआ था, ये सब के लिए लड़े। जैसे महिला को अपने ही घर में दोयम दर्जे का माना जाता है, तो महिलाओं के लिए वो खास करके काफ़ी लंबा उन्होंने संघर्ष किया। और ख़ास करके अभी जो हम देखते हैं, खास करके लेबर लॉज जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिमाग की उपज है। अन्यथा कोई भी नियोक्ता अपने लेबर से 12, 18, 20 घंटे काम करवाता और कोई उसको पूछने वाला नहीं था। तो ये काफ़ी कुछ था, काफ़ी कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जगह ही कम दिया गया और इन्होंने काफ़ी उसमें समेटने का कोशिश किया। तो चलिए, मैंने जो बात थी मैंने इसको यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। चलिए, ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। 6 वर्ष का है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्र को भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती है। आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक जो पहले पूरा हो जाए तक होता है। पंचायती चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। देखिए, पंचायत का जो चुनाव है ना, वो राज्य सरकारें कराती है। बाकी जो एमएलए और एमपी का चुनाव है वो करवाता है चुनाव आयोग। तो चलिए, यहाँ तक के लिए तो ठीक है। चलिए, ये स्पेन का दृश्य है। ये स्पेन में आजकल जो है समुद्र के किनारे टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से ली गई है ये तस्वीर। और कोरोना को लेकर के जहाँ पर हमारे देश में कोई नया इनोवेशन नहीं सूझ रहा है, लेकिन फ़ॉरेन में लोग काफ़ी इनोवेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग किस्म की बात है। मतलब हमें सीखना चाहिए, सीखना बंद नहीं करना चाहिए। यूरोपियन हमेशा लीड लेके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और अभी हाल फिलहाल द हिंदू ने एक बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है मेघालय के एक नदी के ऊपर में, जो कि एकदम साफ़ सुथरी नदी है। इतना साफ़ है कि उसका नीचे किनारा दिखता है। तो उसके ऊपर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो है अपने सारे चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। अभी जो ख़ास बात ये हुई है कि बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं बिहार के अंदर में, और साथ में बीमस्टेक को लेकर भी कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो हम लोग बीमस्टेक के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बीमस्टेक के ऊपर में चर्चा करेंगे, जो कि हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो बीमस्टेक जो है वो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जहां पर खास करके इंडिया के कंसर्न सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर है, जबकि बाकी के सदस्य जो है कुछ डेवलपमेंट इश्यूज भी चाहते हैं। तो द हिंदू का एडिटोरियल है, काफ़ी बढ़िया एडिटोरियल है। तो आप लोग अगर इसको पढ़ लें तो बढ़िया है, नहीं तो मैं जब बीमस्टेक कराऊंगा, जब ये पूरा बीमस्टेक कराऊंगा, तो उसमें एडिटोरियल के सारे पॉइंट्स को भी मैं वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये करंट अफेयर्स से संबंधित जो चीज़ है, शुरुआत में जिनको देखना है वहीं देख लें, और बाकी चाहें तो स्किप कर जाएं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।